सामान्य मनोविज्ञान क्या कहता है? यदि समाज में बहुत थोड़े से लोग किसी रोग से पीड़ित हों, उन्हें उस रोग से पीड़ित होने का दुख हो और जब उन्हें इस बात की जानकारी मिलती हो कि कुछ और लोग भी, और हर दिन जानकारी मिलती चली जाती हो कि और लोग उस रोग से पीड़ित होते चले जा रहे हैं, तो मनोविज्ञान कहता है कि उन्हें एक सुकून मिलता है, उन्हें एक राहत से मिलती है। राहत इस बात से नहीं कि और भी लोग इस रोग से पीड़ित होकर के दुखी हो रहे हैं, बल्कि इस बात से कि इस दुख में, इस रोग से ग्रसित होकर के, पीड़ित होकर के दुख पाने में वे अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं। तो संभव है कि इससे एक दूसरे के प्रति सहानुभूति के साथ साथ एक इस तरह का सुकून भी मिलता है कि चलो आज नहीं तो कल और लोग अगर ठीक होंगे तो हम भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन ये तो सिक्के का एक पहलू है कि भाई, हम बहुत सारे लोग अगर किसी रोग से पीड़ित हों तो उससे बचने की छटपटाहट का जो मनोविज्ञान है, उसमें उसका एक छोटा सा और जो प्राथमिक हिस्सा है वो इस बात से हमें सुकून देता है कि चलो और भी लोग इससे पीड़ित हैं। दूसरा पहलू, इस सिक्के का दूसरा ही नहीं बल्कि एकदम अलग पहलू, हम उसकी चर्चा भी करेंगे। स्वागत है आपका आज की इस वार्ता में, जहां मैं फिल्मी बातें करूंगा। मैं हूं शिवचरण सिंह, और आज जिस फिल्म की चर्चा मैं करने जा रहा हूं उसी की भूमिका में मैंने ये बात कही। वो मलयालम की फिल्म है, यानी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म है सूक्ष्मदर्शिनी। अब जो दूसरे पहलू की बात मैं कर रहा था, पहले उसे कर लूं। अगर समाज में बहुत कम लोगों को किसी एक रोग ने ग्रस लिया हो, लेकिन वे उस रोग को रोग नहीं मानते हो, उसे वे जीवन शैली मानते हो, लाइफ स्टाइल मानते हो, तो फिर वे क्या करेंगे? जो लोग उन्हें उस रोग से ग्रसित कहेंगे, उनके प्रति एक तरह का विरोध का भाव रखेंगे लोग। यानी समाज यदि उनके रोग को जीवन दर्शन कहे जाने का विरोध करेगा, तो फिर वैसे लोग उस विरोध के प्रति विरोध में खड़े हो जाएंगे। और यदि, सबसे खतरनाक बात, यदि वैसे लोग प्रभावशाली हों, उनके हाथ में एक तरह से कह ले कि तकनीक हो, उनके पास मास मीडिया का शासन हो, तो फिर उस रोग को जीवन शैली के रूप में प्रचारित प्रसारित करने में अपनी पूरी मेधा और शक्ति को झोंक देंगे। यही हो रहा है इन दिनों। फिल्मों के माध्यम से सटल मैसेजिंग दी जा रही है LGBTQ नामक रोग को समाज में स्थापित करने की, और इसके विरोध को जो समाज कर रहा है, उस विरोध के विरोध में फिल्में बन रही हैं। यानी सटल मैसेजिंग के तहत LGBTQ को एडवोकेट किया जा रहा है, LGBTQ को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। बहुत सारी फिल्में, और हिंदी में, हिंदी से मेरा मतलब इंडियन जो सिने वर्ल्ड है, उसमें इन दिनों एक के बाद एक धड़ल्ले से इस तरह की मूवीज आ रही हैं। मैंने कई संजोग ही ऐसा रहा है कि मैंने जिस मूवी को देखना शुरू किया ये सोच करके कि ये तो बड़ा सस्पेंस थ्रिलर टाइप का है, और जब उसकी कलई खुली तो अंत में मालूम चला कि बहुत अच्छे प्लॉट के साथ भी मूवी जो है LGBTQ के लिए बैटिंग कर रही है। आइए, अब मैं कोई प्रोफेशनल रिव्यू नहीं कर रहा हूँ इस फिल्म के, जिसमें मैं बताऊं कि इस डायरेक्टर की पहले की फिल्में क्या रही हैं, इस एक्टर का एक्टिंग कैसा रहा है। वो सारी बातों को दरकिनार करके मैं सिर्फ और सिर्फ इस सटल मैसेजिंग की बात करना चाह रहा हूँ, जो समाज में एक सड़ांध को की वकालत कर रहा है। सूक्ष्मदर्शिनी में ऐसे तो बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन जो मुख्य कलाकार है उसका नाम है प्रियदर्शिनी, और उसी को लेकर के इस फिल्म का टाइटल दिया गया है सूक्ष्मदर्शिनी। कहानी बहुत सिंपल से प्लॉट और बहुत मनोरंजक तरीके से कॉमेडी, थ्रिलर, सस्पेंस के मिश्रण के साथ शुरू होती है, लेकिन अंततः ये ठीक है। ये फिल्म बहुत, इसकी प्लॉट इतनी तगड़ी है कि अंत तक दर्शक ये समझ नहीं पाते कि इसमें जो सस्पेंस का एलिमेंट है, जो हमें थ्रिल करता चला जाता है, वो कहाँ जाके खुलेगा। और जब वो खुलता है तो वाकई हम उस सटल मैसेजिंग को भी समाज एक्सेप्ट कर लेता है। जिसे बता रहा हूँ कि धीरे 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 करके जब इस तरह की फिल्मों की जब बहुतायत होती चली जाती है समाज में, तो फिर लोग उसे कॉमन प्लेस मान लेते हैं। चलिए, मैं अब इसका जो पॉलिटिकल एंगल है उसमें मैं बाद में आऊँगा। अभी मैं इस कहानी को स्पॉइलर समझ करके आप सुन लीजिए, चाहे जो समझ लीजिए, मैं इस कहानी को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ता हूँ।
इसमें जो मुख्य पात्र है, सूक्ष्मदर्शिनी की भूमिका निभाने वाली जो साउथ की हीरोइन है, नाजरीना या क्या नाम है उसका, वो हर चीज़ को बहुत ही माइन्यूट तरीके से देखने की आदी है। बेसिकली वो माइक्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट रही है, इसलिए हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से देखती है। उसके पड़ोस में जिसका एक व्यक्ति आता है, जिस कैरेक्टर को किया है बेसिल जोसेफ ने, साउथ का डायरेक्टर भी अच्छा एक्टर है। वो जब आता है तो उसके घर की जो एक्टिविटीज है उसे वो बहुत ही सस्पिशियस मालूम पड़ती है। हैं दो ही लोग, एक है वो लड़का बेसिल जोसेफ और उसकी माँ है। और वो लड़का किसी पर्पस के साथ अपनी ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है जिससे कोई भी अगर बहुत ही माइन्यूट तरीके से अगर उसे देखना चाहे तो उसे लगेगा कि भाई ये व्यक्ति असामान्य व्यवहार क्यों कर रहा है, यानी दूसरों के लिए वो कुछ ऐसा क्रिएट कर रहा है, ऐसा लग रहा है, या फिर वो कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा है। लेकिन उसमें एक सहानुभूति का एंगल ये हो जाता है कि उसकी माँ अल्जाइमर्स डिजीज से पीड़ित है, इसीलिए वो उसका केयर लेता है, उसके केयर के लिए वो एक टेंशन में रहता है और उसी के इर्द गिर्द फिल्म मूव करती है। और फिर इस बेसिल जोसेफ को दिखाया गया है कि वो दो तीन और लोगों से मिल करके कुछ प्लॉट करता है, और उस प्लॉट में ये बात स्पष्ट रूप से दर्शकों के मन में बिठाई जाती है कि ही इज अप टू फिनिशिंग एलिमिनेटिंग हिज ओन मदर। क्यों, क्या, यही सस्पेंस और थ्रिलर के रूप में लोगों के दिमाग में चलता है। और अचानक से उसकी माँ एक दिन गायब हो जाती है। फिर घटनाएं कुछ इस तरह का ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती हैं कि वो फिर से कहीं पे किसी रेलवे स्टेशन के सामने पाई जाती हैं। तो एक एलिबाई बन जाता है कि उसकी माँ जो है वो अल्जाइमर्स डिजीज से पीड़ित है, इसीलिए घर से निकल जाती है, रास्ता भटक जाती है, फिर इधर उधर भटक करके फिर पुलिस उसे ढूंढ करके ले आती है। ये समाज के सामने उसके अल्जाइमर्स डिजीज से पीड़ित होने को इस्टेब्लिश करने के लिए वो बेसिल ऐसा प्रतीत होता है, जो अंत में रिवील होता है। और इसी तरह से जब वो एक बार फिर गायब हो जाती है, तब वो जो बेसिल है उसकी बहन जो है बाहर रहती है, न्यूजीलैंड में रहती है, वो आती है। चूँकि उसे मालूम है कि उसकी माँ कहीं गुम हो गई है, तो माँ की अब उस कारण उसको आना पड़ता है, आती है। और इस पूरे दरमियान ये जो लड़की है प्रियदर्शिनी, वो इस परिवार के हर गतिविधि पर आंख लगाए रखती है। उसके बाद मालूम चलता है कि कुछ अजीबोगरीब घटना के तहत अब उसकी माँ गुम हो चुकी है, और समाज में ये इम्प्रेशन जाता है कि उसे या तो उस बेसिल ने, दो तीन चार लोग जो है, मैं कहानी को उस सिलसिले में डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ कि इसके बाद ये हुआ उसके बाद वो हुआ, वो बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन वो इस तरह से दिखाना चाहता है कि वो बेसिल जो है किसी कारण से अपनी माँ को मार चुका है, उसे खत्म कर चुका है। लेकिन वो जो प्रियदर्शिनी लड़की है, वो इस घटना के बाद भी उसकी माँ को खिड़की, उसके घर के खिड़की के पर्दे के पीछे देखती है, और उसके मन में एक संदेह होता है कि ये व्यक्ति जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। और जब उसकी बेटी यानी बेसिल जोसेफ की बहन जब यहाँ आई होती है अपनी माँ से मिलने या उसके खोज खबर लेने के लिए, तब उससे दोस्ती गांठ लेती है, उसका फ़ोन नंबर ले लेती है, और उसे वो बताना चाहती है कि देयर इज समथिंग वेरी फिशी अबाउट द बिहेवियर ऑफ हर ब्रदर। और वो प्रयास करती है, लेकिन वो बहुत कम इंटरटेन करती है, और वो फिर कहती है कि अब मुझे जाना होगा वापस लौट करके। यहाँ तक उसकी बहन के कैरेक्टर को भी बहुत अहमियत नहीं दी जाती है। लेकिन नायिका को लगता है कि उसकी बहन के माध्यम से वो इस पूरे प्लॉट को का पर्दाफाश कर देगी, इसीलिए उसके नंबर को लेकर के फिर वो, चूंकि इस नायिका की फितरत में है कि वो बहुत माइन्यूटली हर चीज़ को ऑब्जर्व करती है, तो फिर उसके फ़ोन नंबर के माध्यम से, उसके फेसबुक के माध्यम से उसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करती चली जाती है। अंत में जो प्लॉट, अब मैं इस कहानी को एकदम नहीं डिस्कस करूंगा, बहुत सस्पेंस बना के रखता है, और आदमी एक सेकंड के लिए भी उससे हटना नहीं चाहता स्क्रीन से कि ना जाने कोई ऐसा चीज़ आ जाए सामने जो कहानी को हमारे सामने से ओझल कर दे, तो चिपका रहता है। और यही होता है कि अंत में जब नायिका उसका मतलब उसके इर्द गिर्द हर चीज़ को करते करते यहाँ तक कि वो अपने करियर के लिए जो कुछ भी करना चाहती है उसे भी छोड़ करके वो अब इसके पीछे ही पड़ जाती है। उसे लगता है कि कुछ ना कुछ अजीबोगरीब हरकत ये लोग कर रहे हैं, या तो बेसिल जो है अपनी माँ को
किसी प्रॉपर्टी के लोभ में या किसी और कारण से मार चुका है और इसकी बहन को कह रहा है कि वो भाग घर से गुम हो गई है, पुलिस उसे ढूंढ रही है, नहीं मिल रही है, वगैरह वगैरह, ये सब थ्योरीज बना रहा है। तो इस बारे में इसकी बहन को बताना जरूरी है। लेकिन अचानक जब ये सारी बातें हो रही होती हैं और जब इसे इस बात की आशंका होती है कि इसने इसकी माँ को खिड़की के पर्दे के पीछे देखा है, अचानक से बेसिल की माँ रिसर्फेस कर जाती है। अब इसे लगता है कि अरे, अब तक जो समाज में जितने भी लोग थे ये सोच रहे थे कि इसकी माँ नहीं रही, और कम से कम वो 2-3 जो लड़कियां थी इसके साथ में, उन्हें लग रहा था कि ये बेसिल जो है अपनी माँ को मार चुका है। इन सबों से अलग अचानक जब उसकी माँ रिसर्फेस कर जाती है और इस बीच में एक व्यक्ति को दिखाया जाता है कि जो इसके साथ इस प्लॉट में शामिल है बेसिल जोसेफ के साथ, कि वो उसके घर के भीतर में एकदम डार्क रूम क्रिएट करके किसी मारे गए व्यक्ति के बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर रहा है थ्रू, जिसे कह सकते हैं कि टॉयलेट के माध्यम से वो एसिड वगैरह डाल के कर रहा है। तब एक हिंट एकदम स्पष्ट रूप से सबके दिमाग में आ जाता है। पहले तो जब उसे दिखाया जाता है तो लगता है कि वो बेसिल जोसेफ अपनी माँ की हत्या करवा के सब करवा रहा है, लेकिन जब वो रिसर्फेस कर जाती है तो लोगों को लगता है कि नहीं, ये अपनी बहन को मार चुका है। लेकिन क्यों मार चुका है, ये सबसे बड़ी गुत्थी रहती है। आखिर ऐसी क्या बात है जो सहज रूप से कहानी का प्लॉट बनता है तो लोग सोचते हैं कि प्रॉपर्टी के लिए मारा होगा। आप फिल्म देख सकते हैं, अगर देखना हो इस नाते कि एक सस्पेंस और थ्रिलर कैसे डेवलप किया जाता है, तो बहुत ही सटल तरीके से सस्पेंस और थ्रिलर को भी डेवलप किया है इस मूवी ने। लेकिन जो मैसेजिंग है वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजरस है। इट इज़ टू लेथल फॉर द सोसाइटी टू टेक इट। अब क्या होता है, अब जब इसकी माँ रिसर्फेस कर जाती है और जब ये बात दर्शकों तक पहुंच जाती है कि ये फॉर श्योर जो है ये अपनी बहन को ही मार चुका है, और तब तक में एक सबूत भी आ जाता है। इस बीच में जो प्रियदर्शनी है वो बार बार फ़ोन कर करके उससे बात करती है, और इसका भाई जो है वो उस अपनी बहन का फ़ोन अपने पास रखे होता है, तो उससे बात नहीं करता है बल्कि वो व्हाट्सएप के माध्यम से उससे मैसेजिंग के तहत बात करता है। तो उसे लगता है कि वो तो डायना से ही बात कर रही है, लेकिन बेसिकली उसका फ़ोन जब उसके भाई के हाथ में रहता है तो दर्शकों के मन में तो श्योर हो जाता है कि इन लोगों ने मिल करके विदाउट द नॉलेज ऑफ द मदर अपनी बहन को एलिमिनेट कर दिया है फॉर द सेक ऑफ प्रॉपर्टी, जो फर्दर डिवीजन ना हो सके। और चूंकि वो बेकरी चलाता है, बहुत धनी है, तो यहाँ पर भी एक एंगल बहुत ही सिंपल सा लगता है, लेकिन उस एंगल को अचानक से रिवील करती है ये जो प्रियदर्शनी है। अब उसे लगता है कि अगर इसने अपनी बहन को मार दिया है और इसमें इसकी माँ को जानकारी नहीं है, तो पहले तो कोशिश करती है, वो अपने बाकी लोगों को कहती है, मोहल्ले की औरतों को, कि इसकी माँ जो है अल्जाइमर्स डिजीज से पीड़ित नहीं है, ये तो एक्टिंग कर रही है या कोई ऐसी बात है जो छुपी है। फिर भी उसे लगता है कि बेसिल जोसेफ की माँ को शायद जानकारी नहीं हो कि डायना को इसने मार दिया है, तो फिर वो जाती है, उससे बात करने का प्रयास करती है। फिल्म जब आप देखेंगे तो एक एक स्टेप पे सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी तक ये सारी बातें जो हैं वो सिर्फ इस तरह से होती है कि भाई बेसिल जोसेफ ने प्रॉपर्टी के लिए या फिर किसी और पर्पस के लिए अपनी बहन को ख़त्म कर दिया, इसकी माँ की जानकारी में नहीं है, वो बूढ़ी है, बीमार है, और वो जानती भी है तो इसके डर से चुप बैठी हुई है। तब जा कर के प्रियदर्शनी जो है विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन नंबर एंड फेसबुक अकाउंट पता करती है, तो एक चीज़ सामने आता है कि उसके फेसबुक अकाउंट में एक दूसरी लड़की खड़ी है, और फिर वहाँ से धीरे 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 करके वो इन्फॉर्मेशन लेती है, उस फेसबुक से उसके फेसबुक में पहुँचती है जो एक दूसरी लड़की है। तब पता चलता है कि वे एक लेस्बियन रिलेशनशिप में रहते हैं, और लेस्बियन रिलेशनशिप में रहते हुए वे लोग एक लड़की को अडॉप्ट कर लेते हैं एज लेस्बियन कपल। और तब तक जो है वो लड़की भी जो है वो इंतज़ार कर रही होती है अपने उस पूरे एडॉप्शन के प्रोसेस को पूरा करने के लिए न्यूजीलैंड में। वो जब देखती है कि उसकी दोस्त की तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रहा है, तो वो एक मैसेज देती है इसको बेसिल जोसेफ को, बेसिकली अपने फ्रेंड को, जो फ़ोन के माध्यम से, कि मैं इंडिया आ रही हूँ। और जब आती है तो फिर ये जो फिल्म की मुख्य पात्रा है प्रियदर्शनी, वो उसको बताती है कि तुम अभी कहाँ हो, कैसे हो। संजोग से उसका फ़ोन नंबर एक्सेस कर लेती है और फिर उसको आगाह करती है कि तुम अगर बेसिल के साथ हो तो योर लाइफ इज़ इन डेंजर। और फिर जा कर के ये मामला अंत में रिवील होता है कि
इट्स ए मूवी सपोर्टिंग LGBTQ, ग्लोरीफाइंग द कॉज ऑफ LGBTQ, और उसमें समाज को जैसे कहते हैं ना ऑनर किलिंग, अंत में ला करके इसे ऑनर किलिंग पे खत्म कर देते हैं। उसकी माँ ही इसकी मेन प्लॉटर होती है, जो कहती है कि हमारी बेटी गलत दिशा की ओर चल पड़ी है, उसने लेस्बियनिज्म को अपना लिया है, वो एक लड़की से शादी करके या रिलेशनशिप में रह रही है, वे लोग एक कपल की तरह एक बच्ची को अडॉप्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं, और अब हमें उसको, अगर ये बातें हमारे समाज में फैल जाती हैं तो दैट विल बी वेरी वेरी डेट्रीमेंटल, डैमेजिंग फॉर आवर प्रेस्टीज। तो उसे एक ऑनर किलिंग, तब आखिर उसे बुलाया कैसे जाए, तो उसे बुलाने के लिए सारा प्लॉटिंग होता है। उसकी माँ एक वीडियो भेजती है कि मैं बहुत बीमार हूँ, आ जाओ। फिर वो बीमार वाला और फिर इसके गुम होने वाला, ये सारा प्लॉट मिला करके डायना को सिर्फ भारत बुलाया जाता है, और बुला करके फिर उसे यहाँ से जाते हुए भी दिखाया जाता है कि वो जा रही है, और जाने के क्रम में ही वो बेसिल जोसेफ जो है उसे रास्ते में से ला करके और फिर कहीं और रख करके, बाद में उसे मार करके और बेहोश कर देता है, मार देता है, और उसके ही बॉडी को ठिकाने लगाता है। उसकी जो कपल मेट है उसे भी पकड़ करके उसी तरह का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। तब तक कि जो सूक्ष्मदर्शिनी है, जो हर चीज़ को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करती है, उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और फिर उनके इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर देती है, और इस तरह से मूवी एंड कर जाती है। तो फिल्म, अगर कहा जाए कि द मूवी हैज़ ए वेरी टाइटेंड ग्रिप ऑन द ऑडियंस टिल द एंड, लेकिन बात वही आ जाती है, ये वही लोग हैं, वही मुट्ठी भर लोग हैं जो बहुत पावरफुल हैं, जिनके पास सोचने का, समझने का तो की मेधा तो है, साथ साथ उस सोच समझ को बहुत लोगों में फैला देने के लिए जो प्रभावशाली मीडिया है यानी फिल्म है, उस पर भी इनका अख्तियार है। और यही कारण है कि वे फिल्मों के माध्यम से इस तरह के इशूज को जनमानस में प्रोपेगेट कर रहे हैं। अब होता क्या है, सटल मैसेजिंग क्या होती है, मॉन्स्टर में भी ऐसे ही जो LGBTQ में, उसमें जो लेस्बियन लड़कियां हैं, मैंने इसके पहले फिल्मी बातें में की थी, वो समाज में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो पाती है, समाज से लड़ते लड़ते फिर वो समाज के दुश्मन बन जाते हैं। नियत करके विद्या बालन की एक मूवी आई है, उसमें वो एक लेस्बियन कपल के साथ में है, उसका जो कपल मेट रहती है लड़की, वो किसी कारण से, जिस व्यक्ति के कारण वो आत्महत्या कर लेती है, फिर उससे वो बदला लेने चली जाती है। तो इन रॉ मैं देख रहा हूँ, चाहे वो मॉन्स्टर हो, चाहे वो नियत हो, चाहे वो सूक्ष्मदर्शिनी हो, ये सारी फिल्में क्या कर रही हैं, LGBTQ के कॉज को आगे बढ़ा रही हैं, प्रमोट कर रही हैं। दैट इज वेरी 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 डैमेजिंग, वेरी 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 डैमेजिंग। लेकिन जैसे वे अपना काम कर रहे हैं, समाज में विष फैला रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, उस विष से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उस विष के बारे में लोगों को बता रहे हैं, बताते रहेंगे कितना खतरनाक है, कितना जहरीला है वो। हम आज उतने बड़े तकनीक और मीडिया के अख्तियार में नहीं है, हमारे अधिकार में वो नहीं है, लेकिन जिनके अख्तियार में है उनके विरुद्ध भी हम ही लोग हो सकते हैं, और हमें होना होगा। आज एक बहुत बड़ी घटना घटी, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में ये ऐलान कर दिया कि सिर्फ 2 ही जेंडर हैं, मेल एंड फीमेल। नोबडी विल टॉक अबाउट LGBTQ। इस बीमारी की चर्चा नहीं करनी। हालांकि इसका विरोध हो रहा है, अभी तो बहुत तरीके से हो रहा है, हो सकता है आने वाले समय में, चूंकि अमेरिका में डेमोक्रेसी का ड्रामा बहुत ज़बरदस्त होता है, तो और तरीके से हो। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा गट्स दिखाया, जो इंडियन गवर्नमेंट्स हैव फेल्ड टू शो। दे हैव फेल्ड टू प्रूव दैट दे कैन मस्टर करेज अगेंस्ट सच डिजीजेस, सच इल्स एंड एविल्स। लेकिन चलिए, कहा जाता है कि प्रयास जिस किसी भी कोने से उठे, प्रयास होना चाहिए, एंड दिस इज जस्ट माई लिटिल एंडेवर अगेंस्ट सच डिजीजेस। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।